हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th रसायन विज्ञान की अगली टॉपिक रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोगों ने अगली वीडियो में इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की कौन सी विधि है, उसको हम कैसे सीखेंगे। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि में हम निम्नलिखित बिंदुओं या निम्नलिखित बातों का ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे पहली पॉइंट्स ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र तथा उनका प्रतीक की जानकारी होना जरूरी होता है। तो पहली पॉइंट्स में कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है, उनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक होती है। फिर इसके बाद दूसरी पॉइंट्स में यह है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ यानी जो भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें पदार्थ जो होते हैं वो सदैव आणविक रूप में होते हैं, जैसे H2, N2, O2, Cl2, यानी जो भी आप पदार्थ लेंगे वो हमेशा आणविक रूप में रहेंगे। फिर इसके बाद अगली पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यदि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक परमाणु भाग लेता है तो उसको हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जैसे देखा जाए तो सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, तो ऐसे परमाणुओं को हम एक परमाणु कहते हैं। जबकि आणविक की बात करेंगे तो जैसे H2 हुआ, Cl2 हुआ, O2 हुआ, तो ये आणविक रूप में होता है। कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको या तो एक परमाणु या तो दो परमाणु और उसके साथ साथ प्रतीक का भी हमको ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में दो तरीका होता है। पहला तरीका है मूल समीकरण या ढांचा समीकरण। तो मूल समीकरण या ढांचा समीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें कई पद होते हैं। तो जैसे इसमें जो हम कई पद की बात की है उसमें अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो पहली पॉइंट से आती है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दो चीज होती है। एक क्रियाकारक होता है अर्थात एक अभिक्रिया करने वाला होता है, और दूसरा जो होता है उत्पाद, उससे निर्मित भाग यानी जो उससे बना हुआ है। तो दोनों को प्रदर्शित करने के लिए हम एक एरो का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसे A प्लस B एरो C। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्रियाकारक। क्या कहते हैं? क्रियाकारक कहते हैं, अर्थात ये तीर से पहले होगा। और जो बना हुआ पदार्थ है उसको हम कहेंगे उत्पाद, जो तीर के बाद होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो एरो है, एरो से पहले क्रियाकारी यानी जो क्रिया करेगा, और उसके इन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसको हम उत्पाद कहते हैं, जो तीर के बाद लिखा जाता है। अब क्रियाकारक में अगर हम दूसरी पॉइंट्स की बात करें, यदि क्रियाकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो उनको हम तीर से पहले प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और उत्पाद आपका, अगर उत्पाद में भी आपका एक से अधिक उत्पाद होता है तो उसमें भी हम प्लस चिन्ह लगा करके तीर के बाद लिखते हैं। तो ये पहला ढांचा आ जाता है। अब इसमें एक पॉइंट्स और की बात करें तो मान लीजिए अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं तो जैसे हम इसमें एग्जांपल दें आपको Zn प्लस HCl, तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस
H2 क्या बनेगा, H2 बनेगा। यहाँ 2 कर देंगे बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक ही एरो का प्रयोग किया। अब कुछ ऐसी भी अपक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे भी अपक्रियाएं होती हैं जो आगे भी होती हैं और पीछे भी होती हैं। तो जो आगे और पीछे भी होती हैं, किसी भी दशा में कंप्लीट नहीं होती हैं, तो उनको हम उत्क्रमणी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम बात करेंगे उत्क्रमणी अपक्रिया की, तो उसके समीकरण को लिखने के लिए हम उत्क्रमणी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात एग्जाम्पल देखा जाए तो H2 प्लस O2 एरो H2O। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये H2O2 बना, O2 H2। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे N2 प्लस H2 एरो 2NH3 ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर भी तीर गई है और पीछे भी तीर गई है। तो इस तरीके से ये उत्क्रमणी अपक्रिया होती है। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ पे अणु के रूप में लिखे हैं, अणु के रूप में। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे की। तो ये आपका समीकरण मूल समीकरण होता है, और ये समीकरण का ढांचा हो जाता है कि हम अभिकारक को तीर से पहले और उत्पाद को तीर के बाद, यदि उनकी संख्या अधिक है तो उनके बीच हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हमको पूर्व की कक्षाओं में बताया गया होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता ही है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जितना आपका द्रव्यमान तीर से पहले होगा, उतना ही द्रव्यमान तीर के बाद भी होगा। अर्थात जितना अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान, चाहे अपक्रिया उत्क्रमणी हो चाहे अपक्रिया आपकी अनुत्क्रमणी हो। क्लियर। ठीक। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम देखते हैं तो बहुत सारी विधि होती है। हमको उन सारी विधियों की कुछ विधियों को अगर हम देखें तो जैसे है पहला कि जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। तो जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो उनमें बहुत सारी विधियां प्रयोग में की जाती हैं, किंतु हमको इस जगह या इस स्तर पर केवल एक विधि का प्रयोग सीखना है, जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम इन तीनों विधियों की अगर बात करें तो ये तीनों विधियां हमको अगली कक्षा में यानी उच्च कक्षा में सीखने के लिए मिलेंगी। तो आइए देखते हैं जांच एवं त्रुटि विधि क्या होती है। तो जब हम जांच एवं त्रुटि विधि की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, फिर समीकरण में देखते हैं कि सबसे कम संख्या में कौन सा परमाणु होता है। उन परमाणुओं को हम आधार मानकर अर्थात उसी को लेकर के समीकरण को संतुलित करना शुरू करते हैं। यूँ कह लीजिए कि इस विधि को हम अनुमान विधि भी कह सकते हैं। अर्थात किसी भी समीकरण को संतुलित करते समय हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो समीकरण में अभिकारकों की संख्या है या जो अभिकारक है, जो भी प्रतीक है, वही प्रतीक उत्पाद में भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के
इस समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं जांच और त्रुटि विधि द्वारा। तो जांच और त्रुटि विधि में हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम प्लस H2O, सोडियम प्लस H2O ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब इसमें ये आपका हो जाएगा सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग संतुलित करते हैं। सोडियम H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो समीकरण हमको प्राप्त है उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है कि बराबर नहीं है। यदि बराबर होती है तब तो बैलेंस है दोनों तरफ, यदि बराबर नहीं होती तो बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम परमाणु एक है, सोडियम परमाणु एक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 2 1 3 हो गया, इधर 2 उधर 3, तो बैलेंस नहीं है। तो ये आपका असंतुलित समीकरण है। तो अब असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, जिसमें सबसे पहले पॉइंट्स ए की बात करें तो पॉइंट ए में सबसे पहले हम अपक्रिया का आंशिक असंतुलित समीकरण लिखते हैं। तो अपक्रिया का आंशिक असंतुलित समीकरण H2 प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2। ठीक, तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि सर्वप्रथम हम अभिक्रिया का आंशिक असंतुलित समीकरण लिख करके उसको ब्रैकेट में करते हैं। तो हम ब्रैकेट में यहाँ कर लिए। ठीक, अब इसके बाद दूसरी पॉइंट्स में हम बात करेंगे। तो दूसरी पॉइंट्स में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारा समीकरण है इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है, उत्पादों की संख्या कितनी है, उसको हम लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम देखते हैं, ये हो गया तत्व, तत्व सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, अब इसके बाद अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया में परमाणु की संख्या कोष्टक में लिखिएगा अभिकारक। इसके बाद उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, तो ये आपकी सूची बनेगी। यहाँ पे सोडियम की संख्या देखा जाए एक हो गई, हाइड्रोजन संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। फिर उत्पाद में देखेंगे सोडियम परमाणु की संख्या कितनी है 1 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी इसमें है। तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो दोनों को आप जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितनी हो जाएगी 3। ठीक, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो इस तरीके से ये आपकी लिस्ट हो गई। अब इसमें न्यूनतम संख्या देखें, सबसे छोटी जो संख्या होगी वो आपकी संख्या क्या कितनी प्राप्त हो रही है
1 प्राप्त हो रही है। तो जब 1 प्राप्त हो रही है तो अब यहीं से आप शुरू करेंगे। तो अगले पॉइंट्स में, यानी यहाँ पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, आप सी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप उन परमाणुओं को संतुलित करेंगे जो असंतुलित होगा। तो इसमें हम देखें हाइड्रोजन, ये सॉरी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बराबर है। तो असंतुलित है क्या? असंतुलित आपका हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अभिकारक के अणु में, यानी जो हाइड्रोजन है इसमें आप 2 से गुणा करिए। 1 तो है ही, 1 से गुणा करेंगे कोई चेंज ही नहीं होगा, तो हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमको 2 दूना 4 प्राप्त हो जाएगा। तब आप यहाँ पे 2 करते हैं तब भी बैलेंस नहीं होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा Na+3H2O एरो NaOH प्लस H2। तो 3 दूना 6, 3 यहाँ करेंगे, 3 दूना 6, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब अभी बैलेंस नहीं है। तो जब अभी नहीं बैलेंस है तो हम न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो समीकरण देखें Na+H2O एरो NaOH प्लस H2। तो छोटी संख्या हमको जो हमने चार्ट बनाया था उस चार्ट में 1 थी, फिर 2 था, फिर 3 थी। तो जब हम 1 लिए तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब हम 2 लेंगे, तो जब 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अभिकारक में पहले लेंगे, अभिकारक में 2 से गुणा कर दिया हमने। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो यहाँ पर अगर आप उत्पाद को देते हैं 2 तो ऑक्सीजन आपका बराबर हो गया। तो हाइड्रोजन देखा जाए 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो हाइड्रोजन भी इधर क्या प्राप्त हो गया, आपको 4 प्राप्त हो गया, और ऑक्सीजन भी आपको 2 प्राप्त हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 है तो उसको अगली कड़ी में यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस समीकरण में जितना परमाणु इधर है, 2 परमाणु, 2 परमाणु, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन ये हो जाएगा, फिर 2 ऑक्सीजन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से परमाणुओं की संख्या दोनों ओर इक्वल है, जिसके कारण इसको हम कहेंगे संतुलित समीकरण। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं।